चर्चा हम गर्मी को लेकर कर रहे हैं। कब तक मिलेगी दिल्ली एनसीआर को राहत और क्या है मॉनसून की रफ्तार और वजह क्या देखी जा रही है कि अमूमन पिछले कई सालों से इस बार गर्मी ज्यादा पड़ रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस गर्मी के जो इफेक्ट्स हैं जो आज की तारीख में हम और आप झेल रहे हैं उसको लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर प्रसाद ने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं। लेकिन डॉक्टर मनोज, ब्रेन स्ट्रोक के मामले भी लगातार इस मौसम में बढ़ रहे हैं, उसके भी कुछ लक्षण बताइए ताकि लोग कम से कम अवेयर हो सके। पहले देखिए नवजोत जी, सबसे पहली बात कि जो हीट स्ट्रोक में सबसे ज्यादा जो सिम्टम्स होता है वो ब्रेन का ही सिम्टम्स होता है। जैसे डॉक्टर अनुराग भी बता रहे थे कि कंफ्यूजन होगा, डिसओरिएंटेड होगा, सीजर्स होगा। बेसिकली होता है क्या है कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, वही एक ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब आप बहुत हीट में रहते हैं तो आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, खास करके ब्रेन। और इसमें जो ब्रेन में एक ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, उससे जो है कुछ सेलेक्टिव चीजें ही ब्रेन के अंदर आती है। अगर आप बहुत हीटेड रहेंगे तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसका फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस हो जाती है। आप इस तरह से कहिए कि बिल्कुल डैमेज सा हो जाता है। तो कभी भी अगर थ्रोबिंग हेडेक एक कार्डिनल फीचर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है हीट स्ट्रोक का। अगर बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है, डिसओरिएंटेशन है, कंफ्यूजन है या किसी तरह के दौरे पड़ रहे हैं, तो इसमें आप मान लीजिए कि ये हीट स्ट्रोक की वजह से हो रहा है। और देखिए जो कुछ चीजें हैं, जैसे हीट स्ट्रोक के पहले जैसे हीट एग्जॉशन होता है, हीट क्रैम्प्स होते हैं। एग्जॉशन हीट में डिहाइड्रेशन के फीचर्स पहले आने लगते हैं। अगर आपका यूरिन बहुत एलो है, पीला पेशाब हो रहा है पानी पीने के बाद भी, तो आप निश्चित तौर पे आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है और आपका बॉडी कोर का जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो ज्यादा है। तो इसलिए कहते हैं कि जो ये स्ट्रोक्स जो इसमें आ रहे हैं ये मेनली डिहाइड्रेशन की वजह से आते हैं। डिहाइड्रेशन देखिए बहुत तरह से इफेक्ट करता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ा देता है। और आपको एक मैंने बताया कि डायरेक्ट ब्रेन सेल्स के डैमेज होते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ब्रेन का, जो संतुलन के लिए होता है, सेरेबेलम, वो बड़ा ही हीट सेंसिटिव होता है। तो इस तरह के एटैक्सिया वगैरह भी बहुत कॉमन होते हैं। और चूंकि उसमें पुर्किंजे फाइबर्स होते हैं, एक तरह से कहिए कि एक नर्वस टिश्यू होता है जो सेरेबेलम में सबसे ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो ब्रेन में स्ट्रोक्स की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से गर्मी में जैसे हम लोग जानते हैं कि ठंड में हार्ट अटैक बढ़ता है, उसी तरह से एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ जाते हैं। और किडनी तो सबसे वाइटल ऑर्गन है जो हीट से अफेक्टेड होता है। जैसे डिहाइड्रेशन होता है, एक्यूट रीनल फेल्योर या किडनी का फंक्शंस जो है वो डिरेंज्ड होता है। बिल्कुल डॉक्टर प्रसाद, देखिए गर्मी जिस वक्त शुरू हुई थी उस वक्त हम प्रिपेयर रहते हैं कि सर्दी के बाद ये मौसम है, ये आएगा ही आएगा। लेकिन इस बार सिचुएशन ये हो गई है कि 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है हम जस के तस टेम्परेचर पे 40 प्लस 42 प्लस, अभी तो कई कई जगह, अभी कल ही देख लीजिए, अगर मैक्सिमम की बात करें तो 46 तक टेम्परेचर गया था। अब हम लोग इस टेम्परेचर से लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। अब शरीर जवाब देने लगा है। अब कहीं ना कहीं सिम्टम्स लगातार नजर आ रहे हैं, इक्का दुक्का नहीं, मैक्सिमम लोगों में इस तरह के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि गुड न्यूज दिल्ली और एनसीआर के लिए कब आएगी, वो मैं डॉक्टर बेग से पूछ रही थी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि एक इंसान का शरीर, डॉक्टर साहब अगर आप बता पाए, एक इंसान का शरीर मैक्सिमम कितना टेम्परेचर और कितने दिन तक उसको सह सकता है? डॉक्टर प्रसाद जी, जहां तक हीट स्ट्रोक का सवाल है, 104 फॉरेनहाइट तक बॉडी टेम्परेचर आ गया। लेकिन एक टर्म है दैट इज कॉल्ड हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया का मतलब होता है कि बॉडी का कोर टेम्परेचर 106 फॉरेनहाइट को क्रॉस कर जाना। तो 106, 107 तक भी बॉडी टेम्परेचर आ सकता है हाइपर पायरेक्सिक कंडीशन में। एंड जरूरी नहीं कि हर हाइपर पायरेक्सिया हीट स्ट्रोक से ही हो। कई बार कुछ कॉमन डिजीजेस जैसे कि मलेरिया बहुत ही नामी है जहां पे हाइपर पायरेक्सिया होता है। मलेरिया में यूटीआई बहुत ही कॉमन है, खासकर फीमेल पॉपुलेशन में आप देखो तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है जिसमें भी हाइपर पायरेक्सिया हो सकता है बॉडी का।
तो 106 फ़ारेनहाइट तक क्रॉस कर सकता है बॉडी का टेम्परेचर। अगर इसे इमीडिएटली जल्द से जल्द रिवर्स नहीं किया गया तो बॉडी में हर सिस्टम में आप देखो तो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन शुरू हो जाता है। नहीं डॉक्टर साहब, तो इसी के साथ साथ मेरा सवाल, बिल्कुल आपने ये एड ऑन इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन मेरा सवाल ये भी था कि बाहर का तापमान अगर 46-47 तक भी जाता है, या पिछले कई दिनों से जो हम झेल रहे हैं, बाहर तो जाना होता ही, ऐसा तो है नहीं कि हम भी 24 घंटे एसी में रहेंगे, गर्मी में हम भी एक्सपोज हो रहे हैं, तो वो मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक शरीर जो है वो सहन कर पाएगा, और वो कब तक उसकी ड्यूरेशन, और फिर उसके बाद शरीर जवाब देना शुरू होता है? नहीं, जहां तक बॉडी टेम्परेचर का सवाल है, बॉडी टेम्परेचर में एक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर 40, 42, 45, इवन 49 डिग्री सेल्सियस भी है, तो हमारे बॉडी के अंदर एक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी को टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल की ओर खींच कर रखता है। ये हाइपोथैलेमस से रेगुलेट होता है। प्रॉब्लम तभी आती है जब हमारा हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देता है एंड हीट रेगुलेशन पॉसिबल नहीं है, और ये तभी होगा जब आपका बॉडी डिहाइड्रेशन में चला जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि इस हीट वेव्स में अपने बॉडी को हाइड्रेट कर कर रखें। कम से कम 15 ग्लासेस ऑफ वाटर, 250 ml का एक ग्लास होता है, दैट इज 3.7 लीटर फॉर एन अडल्ट मेल। इसी तरीके से 2.7 लीटर, दैट इज 11 ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर एन अडल्ट फीमेल, ये रिक्वायर्ड है। अगर आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड कंडीशन में रख रहे हो तो आपकी बॉडी लड़ सकती है इस एनवायरमेंटल टेम्परेचर से, जो कि 42-45 डिग्री सेल्सियस अभी का है। जी चलिए, लौटती हूँ। अजीत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, आप शायद कुछ नेटवर्क इशू था जिस वजह से आपसे बात नहीं हो पाई, लेकिन हमारे तमाम पैनलिस्ट ने एक बहुत अच्छी बात की कि अगर हमने आज ही से तैयारी शुरू नहीं की तो इसका खामियाजा हमें या फिर आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। एक पर्यावरणविद होने के नाते आपको क्या लगता है, कहां से शुरुआत होनी चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल अपनी तरफ से या एनजीओ की तरफ से या सरकारें, क्या कुछ करना चाहिए? बिल्कुल, इनफैक्ट कहा जाए, मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ बात को, कि हमको तो 20 साल पहले से तैयारी शुरू करनी चाहिए थी। हम तो 20 साल पीछे ऑलरेडी है। तो हमें इतनी ज्यादा शक्ति के साथ, मतलब शक्ति मतलब सब एक साथ मिलके, जैसे हमने पहले भी बोला, एनजीओज हैं, कंपनीज हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, सबको एक साथ मिलके काम करने की जरूरत है। और ये सब सारे एक साथ जब मिलके काम करेंगे, ये सब एक साथ जब मिलके काम करेंगे, तभी कुछ इसमें सुधार हो पाएगा और तभी काम हो पाएगा। और इसमें करने की जरूरत है, काम बहुत मुश्किल नहीं है। हम घर पे जो छोटे छोटे पौधे लगाते हैं उनका रोल कम होता है, लेकिन उससे ज्यादा रोल होता है हम घर के बाहर अपनी गलियों में बड़े बड़े पेड़ लगाएं, कम से कम 5 मीटर के पेड़, 4 मीटर के पेड़ जितने लग सकते हैं। कहीं कहीं जहां बड़े लग सकते हैं तो बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ कोने पे लगाएं। और हम जरूर कुछ तालाबों को रिवाइव करें, कुछ झीलों को रिवाइव करें, और नदी में जरूर पानी हो, जो अविरल, जो बोलते हैं अविरल गंगा बहती रहे, अविरल यमुना बहती रहे, ये बहाना बहुत जरूरी है। ये हम नहीं करेंगे तो हम एसी में कितना रहेंगे? एसी भी इनइफेक्टिव है। एयरपोर्ट पे भी प्रॉब्लम हुआ था कल, और सारे जगहों पे प्रॉब्लम हो रहा है एसी का। तो एसी सॉल्यूशन नहीं है, एसी टेम्पररी सॉल्यूशन है, थोड़े समय के लिए। हमें बाहर आना ही पड़ेगा, सबको बिना आए नहीं रहा जा सकता। जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा बाहर नहीं आना चाहिए, बट हम बाहर कैसे, कब तक नहीं आए? क्या हम 3 महीने बाहर बिना आए रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो हमें इसका सॉल्यूशन मिलके निकालना पड़ेगा तुरंत, और समझना है कि हमें डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। पहले हम सोचते थे एनवायरमेंट दूर की बात है, दूर की बात नहीं, हमारे सामने बगल में है। तो हमें तुरंत उसको ठीक करना पड़ेगा। और बच्चों को इसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन, जैसे एक बार आप लोगों को याद होगा कि दिवाली पे बच्चों ने पटाखा फोड़ने का मना किया था 90s लेट। ये एक अवेयरनेस आ चुकी है कि ये इस बार, और आए साल हम ये सारे चेंजेस देखते हैं।